Assalamualaikum viewers. Myself Ali Hamza and today we will discuss about the very important and famous poem of John Milton on his blindness. तो दोस्तों हम इस पोइम के अंदर पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम इस पोइम के पोइट का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, ये पोइम किस तरह का जॉनरा है उसके बारे में भी बात करेंगे एंड हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इस पोइम के अंदर किस तरह की फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई है। इस पोइम की समरी भी करेंगे, इस पोइम के थीम्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पोइट का इंट्रोडक्शन और पेपर में ये सवाल किस तरह पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई कीट्स राइट अ पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो उसे मिस्टेक हुई है, कीट्स ने नहीं लिखी है बल्कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। तो वो पूछ रहा है कि उसने ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्यों लिखी। तो हाँ दोस्तों, क्यों लिखी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर पोइम को समझेंगे देन ही हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पोइम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पोइट का इंट्रोडक्शन है। जॉन मिल्टन ने लिखा 1608 में वो पैदा हुआ और 1674 में उसकी डेथ हुई। इंग्लिश पोइट था। क्रोमवेल जो कि उसका एक साथी था जिसने कॉमनवेल्थ के नाम से एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, इसने उसके साथ मिलकर काम किया था, उसने इसके लिए सर्व किया था। तो ये 1652 में ये अंधा हो जाता है। उसकी उम्र 43 साल होती है, 43 ईयर्स इसकी उम्र होती है, ये अंधा हो जाता है। एंड इसकी जो बीवी होती है उसके जब इसके 4 बच्चे होते हैं तो इसकी बीवी की डेथ हो जाती है। तो ये जो पीरियड है जॉन मिल्टन का, ये बहुत ही डार्क पीरियड कहलाता है। तो इसकी राइटिंग के थीम्स क्या हैं। इसने गॉड सॉवरेनिटी के बारे में भी लिखा है, वेज ऑफ गॉड टू मैन के बारे में भी लिखा है, डेथ के बारे में भी एंड पैटर्न्स के बारे में भी इसने लिखा है। इसकी राइटिंग के अंदर ये थीम्स ज़्यादा डोमिनेंट हैं। तो हम देखते हैं अब पोइम के बारे में, पोइम किस तरह की है। ये पोइम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। बायोग्राफिकल पोइम इसी तरह है कि इसमें पोइम ने अपनी ही ज़िंदगी के इवेंट को बयान किया है, यानी कि अपनी ब्लाइंडनेस का जो इवेंट है उसके बारे में इसने बयान किया है और अपनी स्पिरिचुअल ब्यूटी को दिखाया है कि यानी कि इतना मुश्किल वक्त गुजरने उसके ऊपर चल रहा है लेकिन पोइट फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इतने मुश्किल वक्त के बावजूद भी वो मुश्किल वक्त को बियर कर रहा है, उसे गुजार रहा है। तो वो उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में अब अपनी बात करता है। देन ये पोइम एक सन्नट है। तो सन्नट क्या होता है हम योनरा के अंदर इसे डिस्कस करेंगे और ये पोइम एक सन्नट है। सन्नट मैं शॉर्टली बता दूँ, सन्नट का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। 14 लाइन पर मुश्तमिल एक पोइम को सन्नट कहते हैं। तो ये इस पोइम की टेक्स्ट है जो कि 14 लाइन है। हम इस टेक्स्ट को समझेंगे देन इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो पहली लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। तो वह कह रहा है जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट, किस तरह मेरी लाइट से मुराद यहाँ अपनी बीनाई ले रहा है, जो वो अंधा हो चुका है, कि किस तरह मेरी लाइट, किस तरह मेरी आँखों की रोशनी स्पेंट ख़त्म हो चुकी है, स्पेंट खर्च हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अर का मतलब होता है पहले, बिफोर। हाफ माई डेज का मतलब ज़िंदगी, यानी कि मेरी आधी ज़िंदगी से पहले, मेरे आधे दिनों से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस डार्क दुनिया में और वाइड दुनिया में। अब उसके लिए ये दुनिया बहुत ही डार्क बन चुकी है, जो कि वो अंधा है, ये दुनिया उसके लिए डार्क है। हम अगर आंखें बंद कर लें तो अंधेरा ही अंधेरा होगा और ये दुनिया हमें बहुत ज़्यादा वाइड लगेगी। ये इसलिए भी डार्क वाइड एंड वाइड कह रहा है। वाइड इसलिए है कि जब हमारे ऊपर मुश्किल वक़्त होता है तो वो वक़्त हमारे लिए ऐसे लगता है कि वो वक़्त नहीं गुजर रहा, वो वक़्त बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उस वक़्त की लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जो खुशी के लम्हात इस तरह लगते हैं कि पल में गुजर जाते हैं। तो अब वो जो कि अंधा भी है, उसकी बीवी की भी डेथ हो गई, उसके लिए बहुत ही मुश्किल वक़्त है और उसका वक़्त नहीं गुजर रहा। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वरीड है एंड एनेक्शियस है पोइट। तो तीसरी लाइन में वो कहता है एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। एंड और दैट वन टैलेंट, वो एक टैलेंट, यहाँ टैलेंट की बात कर रहा है। वो कौन सा टैलेंट है? वो इसका पोइटिक टैलेंट है, जो गॉड ने इससे पोइट्री का टैलेंट दिया कि ये बहुत ही आला और अच्छी पोइम्स लिखता था। विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मौत है, और जो उसके पास टैलेंट है उसको छुपाना मौत है। लॉज्ड विद मी यूज़लेस, अगर मैं उसे यूज़लेस पटके रखूँ अपने पास, यूज़लेस, मैं उसे अपने साथ यूज़लेस चिमेड़े रखूँ। लॉज्ड का मतलब होता है
चिमटा रहना, ठीक है। अगर उसके पास टैलेंट है वो उसे यूज़ नहीं करता, यूज़लेस मेरे पास पड़ा रहे, तो ये एक बहुत ही, ये डेथ के बराबर, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो थाउ माई साउल मोर बेंट, अगरचे मेरी साउल है वो मोर बेंट है, मतलब कि मैं अंधा हो चुका हूँ लेकिन कर नहीं सकता, लेकिन मेरा करने के लिए मेरे पास विल है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। टू सर्व माई टू सर्व देयर विद माई मेकर, वो कह रहा थाउ माई साउल मोर बेंट टू सर्व, अगरचे मेरी जो साउल है वो ज़्यादा बेंट है, वो झुकी हुई है, वो विलिंग है सर्व करने के लिए, खिदमत करने के लिए माई मेकर, मेरे गॉड की, मेरे मेकर, मेरे बनाने वाले को सर्व करने के लिए मेरी जो साउल है वो झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट, और प्रेजेंट करने के लिए, पेश करने के लिए माई ट्रू अकाउंट, मेरा ट्रू अकाउंट से मतलब खिदमात ले लें यहाँ, कि मेरी सच्ची खिदमात, ठीक है, मेरी खालिस खिदमात पेश करने के लिए मेरी साउल वो मोर बेंट है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यहाँ पर कह रहा है कि मैं तो करना चाहता हूँ, सर्व करना चाहता हूँ लेकिन मैं अंधा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा, लेस्ट मुबादा ये ना हो कि ही वो मतलब गॉड, रिटर्निंग चाइल्ड बदले में मुझे डांटे, रिटर्निंग बदले में, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, यानी कि अगर मैं गॉड को सर्व नहीं करता, गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है अपनी सर्विस के लिए, अगर मैं उसे गॉड के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो गॉड मुझे बदले में डांटेंगे। एंड देन वो यहाँ पे कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, यहाँ पर वो सवाल करता है क्या डथ मतलब डज, गॉड खुदा एग्जैक्ट तवक्को करता है डे लेबर सख्त मेहनत, डे लेबर सख्त मेहनत की, लाइट डिनाइड जबकि जो मेरी लाइट है, जो मेरी आंखों की रोशनी है, डिनाइड हो चुकी है, जा चुकी है, जबकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, क्या खुदा अब भी मुझसे वो सख्त मेहनत की तवक्को करता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़े ईगरली मैंने ये पूछा, कि वो बहुत ज़्यादा नेक्शियस है और वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में फ़िक्रमंद है कि मैं अगर गॉड को नहीं सर्व करूँगा तो वो मुझे बदले में डांटेगा, तो उसने बड़े ईगरली ये बात पूछी, अपने मन ही मन में पूछ रहा है कि क्या खुदा भी मुझसे वो खिदमत चाहता है। बट माई पैटर्न्स टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरा पैटर्न्स है, जो मेरा सब्र है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मरमर उस बुड़बुड़ाने को, मरमर कहते हैं बुड़बुड़ाना, मन ही मन में बातें करना, तो मेरा जो वो मन ही मन में बातों को रोकने के लिए जो मेरी पैटर्न्स थी, उसने सून रिप्लाई किया, जल्द ही उसी वक्त रिप्लाई किया, उसने क्या जवाब दिया, गॉड डोथ नॉट नीड, खुदा को ज़रूरत नहीं है, डोथ का मतलब डज, नॉट नीड खुदा को ज़रूरत नहीं है, आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो इंसान के वर्क की, उसकी खदमात की, और उस गिफ्ट की जो इसने उन लोगों को, इंसान को दिए हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, यानी कि वो खुद बियर करता है या चलाता है, माइल्ड योक बहुत बड़ी सल्तनत को, उसकी अपनी बहुत बड़ी सल्तनत है, वो खुद ही उसे कंट्रोल करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उससे बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, कौन सर्व करते हैं, फरिश्ते सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, खुदा की जो स्टेट है वो है किंगली है। एंड थाउजेंड्स हज़ारों एट हिज बिडिंग स्पीड, उसकी जो बिडिंग स्पीड है, उसके हुक्म पर, उसके इशारे पर हज़ारों फरिश्ते वो क्या है, उसके इशारे पर, उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं। एंड पोस्ट ओवर, पोस्ट मतलब तैनात हैं, ओवर लैंड ज़मीन पर, एंड ओशन आसमान पर, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम और सुकून के, मतलब हज़ारों फरिश्ते उसकी खिदमत के लिए तैनात हैं, ज़मीन पर भी और समुद्रों पर भी, और वो कोई रेस्ट नहीं करते, आराम नहीं करते, हर वक्त खुदा की सर्विस में लगे रहते हैं। यहाँ पर वो लास्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लेसन लोगों को देता है, उन लोगों के लिए जो मुश्किल में है, एंड सब्र की तलकीन करता है यहाँ पर, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी होप यहाँ पर उसने इस लाइन के अंदर दी है। वो कहता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो कहता है कि वो लोग जो सब्र करते हैं वो भी खुदा को
सर्व करते हैं, वो भी खुदा की खिदमत करते हैं। मतलब अगर आपके ऊपर मुश्किल है, मुश्किल में आप डटे रहें, जमे रहें, तो ये भी खुदा को सर्व करने के बराबर है। तो ये थी पोएम और उसकी टेक्स्ट। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इसके क्रिटिकल एनालिसिस। सो योनरा, योनरा क्या है? योनरा ये एक पोइट्री का योनरा है जिसका नाम है सन्नेट। ठीक है, ये एक पोइट्री का योनरा सन्नेट है जो कि एक मिल्टोनिक सन्नेट है। मिल्टोनिक सन्नेट डिफरेंस आता है, शेक्सपियरियन सन्नेट भी होता है, मिल्टोनिक भी है, एंड पेट्रार्कन सन्नेट भी है, एंड स्पेंसरियन सन्नेट भी है। तो क्या डिफरेंस आता है? वो इसमें डिफरेंस आता है राइम स्कीम का। तो सन्नेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं। 14 लाइंस का ये एक लिटिल सॉन्ग होता है जिसकी पहली 8 लाइंस ऑक्टेट होती हैं और अगली 6 लाइन को हम सेस्टेट बोलते हैं। तो ठीक है, पहली 8 लाइन के अंदर क्या होता है? जो पोइट होता है वो कोई कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम बयान करता है, और अगली जो 6 लाइंस होती हैं उसके अंदर वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है और उस कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करता है, उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है। एंड अगली जो 6 लाइन होती हैं उसमें जो पोइट की टोन होती है, लहजा होता है, वो डिफरेंट होता है ऑक्टेव से। ठीक है, जिस तरह हम इसमें देखते हैं कि पहले ऑक्टेव के अंदर तो पोइट है जो वो बहुत ही एनेक्शियस है, वो बहुत ही वरीड है कि क्या बनेगा अगर मैंने गॉड को सर्व नहीं किया। लेकिन बाद में ख़ुद ही वो इस कॉन्फ्लिक्ट का जवाब देता है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है कि गॉड की जो स्टेट वो बहुत किंगली है और गॉड के पास तो बहुत ज़्यादा एंजल्स हैं जो उसे सर्व करते हैं, और गॉड को ज़रूरत नहीं है इंसान के वर्क की। इंसान बस सिर्फ अगर सब्र से काम ले और डटर है तो वो भी गॉड को सर्व करता है। तो यहाँ पर उसने सेस्टेट के अंदर उस कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट किया। अब बात करते हैं उसकी समरी की। समरी में क्या है जी? समरी में वो पोइट जो कि लेमेंट कर रहा है, मिल्टन लेमेंट कर रहा है फैक्ट दैट ही इज़ गोइंग ब्लाइंड, कि वो ब्लाइंड हो गया। ही फियर दैट ही शेल नॉट बी एबल टू यूज़ हिज गॉड गिवन गिफ्ट। वो इस बारे में खौफजदा है कि जो गॉड ने उसे गिफ्ट दिया वो उसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। ऑफ पोइटिक कंपोजिशन का जो उसके पास गिफ्ट है वो उसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। ही आस्क गॉड वेदर गॉड वुड बी क्रूएल इनफ टू एक्सपेक्ट अ ब्लाइंड मैन। तो वो खुदा से पूछता है कि गॉड क्या इतना करवल है कि वो एक ब्लाइंड मैन से ये एक्सपेक्ट करे टू यूज़ हिज टैलेंट, वो अपना टैलेंट यूज़ करे टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो क्या सवाल कर रहा है गॉड से कि गॉड अभी भी उसे एक्सपेक्ट करता है कि एक ब्लाइंड मैन से एक्सपेक्ट करता है कि वो जो उसने उसे गिफ्ट दिया है वो उससे गुड्स पैदा करे एज अ प्राइज़ फॉर गिविंग हिम द टैलेंट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, प्राइज़ के तौर पे कि गॉड ने उसे गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट की जो प्राइस पे करे वो गुड्स उसके लिए प्रोड्यूस करे, तो एज अ प्राइस के तौर पे उसके लिए सर्व करे। तो गॉड किया एक ब्लाइंड मैन से ये एक्सपेक्ट करता है, तो गॉड इतना करवेल तो नहीं हो सकता। तो वो खुदा से पूछता है कि क्या गॉड अभी भी मुझसे वो एक्सपेक्ट करता है। देन वो कहता है हाउ एवर मिल्टन्स पैटर्न्स स्टॉप्स हिम फ्रॉम वॉइसिंग। तो मिल्टन की जो पैटर्न्स है, मिल्टन का जो सब्र है, वो इसे इस बात कहने से रोक देता है। एंड अश्योर हिम इंस्टेड दैट द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज़ टू एक्सेप्ट वेदर ही प्लेसेस। और वो इसे जवाब देता है कि खुदा को अच्छे तरीके से सर्व करने का जो तरीका है वो ये है कि वो जिस हालत में भी है इंसान, वो उस हालत को एक्सेप्ट कर ले। तो मतलब यहाँ पे उसने पैटर्न्स की सबसे बड़ी, ठीक है, वो दी है, पैटर्न्स का लेसन दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे थीम्स की कि इस पोइम के अंदर पोइट ने किस तरह के थीम्स को यूज़ किया है। तो सबसे पहला थीम है लॉस एंड ह्यूमन फ्रैलिटी। ठीक है, ह्यूमन फ्रैलिटी का मतलब क्या? ह्यूमन मैन की जो लालच है और लॉस होता है तो इंसान की क्या नेचर होती है। ज़ाहिरी बात है, इंसान जब पहले जो 8 लाइन्स में उसने जो सेंस और जिस तरह की टोन यूज़ की है, बिल्कुल यही हालत इंसान की होती है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो भौंकला जाता है और यूँ मरमर करने लगता है कि अब क्या होगा ये वो, तो वो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। ठीक है, जबकि ये नहीं सोचता कि खुदा की तरफ से एक आजमाइश है और मैं इसमें सब्र करूँ, बल्कि वो पता नहीं क्या क्या सोचता है। तो ये इस तरह ह्यूमन फ्रैलिटी की बात हुई। एंड देन वो बात करता है बिब्लिकल अथॉरिटी एंड ड्यूटी टू गॉड। बिब्लिकल अथॉरिटी की बात करता है।
तो यहाँ पर उसने बिब्लिकल अथॉरिटी की बात की है कि गॉड एक बिब्लिकल अथॉरिटी, बाइबल के जो अहकाम है उनको मानना, और ड्यूटी टू गॉड, इंसान की जो ड्यूटी बनती है गॉड को, यानी कि गॉड की इबादत करना और उसे सर्व करना। ठीक है, तो गॉड की इबादत की भी उसने बात की है, गॉड की ओबीडियंस की उसने बात की है यहाँ पर, और उसके बाद ग्रेस की बात की है। द पर्सोनिफाइड पैटर्न्स प्रूव दैट गॉड ग्रेस रिक्वायर्स नथिंग। तो यहाँ पर ग्रेस ऑफ गॉड, अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की उसने बात की है। जो ग्रेस के अंदर जो कंटेंट है वो यही है कि जो उसकी पैटर्न से रोकती है कि तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो, जबकि गॉड की तो स्टेट बहुत किंगली है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा फरिश्ते हैं और जो उसके एक इशारे पर उसके तमाम काम करते हैं और वो रेस्ट नहीं करते। ठीक है, इतनी बड़ी वो स्टेट को चला रहा है तो उसे इंसान के वर्क की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये गॉड की जो वो बात करता है, गॉड की स्टेट की, गॉड की अथॉरिटी की। उसके बाद इसमें गॉड्स मास्टर प्लान का भी है कि गॉड ने तमाम की तमाम दुनिया कैसे बनाई है। और उसके बाद है टैलेंट एंड देयर यूजेस। ठीक है, अगर आपके पास टैलेंट है तो उसे यूज़ करना, इस एक ये भी इसने लेसन दिया है कि अगर आपके पास कोई भी, खुदा ने अगर आपको गिफ्ट दिया है तो उसे यूज़ करें। ठीक है, उसे खिदमत खलक के लिए यूज़ करें, उसे गॉड के लिए यूज़ करें, उसे यूज़लेस ना छोड़ें। ठीक है, अगर आपके पास टैलेंट है और आप काबिल नहीं है यूज़ करने के लिए तो देन परेशान मत हो, गॉड की ग्रेस अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो गॉड को आपका मोहताज नहीं, लेकिन आप जानबूझकर उस आपके पास जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वो बहुत ही ज़्यादा, वो जैसा कहता है डेथ टू हाइड है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, मौत के काबिल है, वो बराबर है। देन हम इसमें बात करेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? फिगरेटिव होता है मजाजी। मजाजी लैंग्वेज मतलब जो लफ्ज़ लिखा जाता है उसका एक तो होता है डोनेटेटिव मीनिंग, जो उसका सरफेस मीनिंग होता है, और उस वर्ड के पीछे कुछ उसका डीप मीनिंग भी होता है, जो कि इस तरह के वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोइटिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जिनमें सबसे पहले राइम स्कीम है। राइम स्कीम के बारे में हमने बात कर ली है कि राइम स्कीम इसकी क्या है। ठीक है, इसमें दो राइम स्कीम दी हुई है, एक पेट्रार्कन सन्नेट की है एंड ABBA ये मिल्टोनिक सन्नेट की है। देन इल्यूजन, इसमें इल्यूजन कहते हैं तलमीह को, यानी कि किसी माजी से, तारीख से किसी बड़ी शख्सियत का वो एज अ तलमीह के तौर पर, उसे रेफरेंस के तौर पर इंक्लूड करना, इसमें तलमीह भी यूज़ की गई है। एंड देन पर्सोनिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन बेसिकली कहते हैं कि जब भी ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी इनह्यूमन चीज़ को या थिंग को दे दी जाए, जैसा कि पैटर्न्स का बोलना, यानी कि पैटर्न्स ने उसे रोका, सबर ने रोका, सबर रोकता नहीं है, लेकिन इस तरह उसने पैटर्न्स के लफ्ज़ को यूज़ किया जिस तरह वो कोई एक एक्शन करने वाली चीज़ है, और उसने मिल्टन को इस तरह मरमर करने से रोका। तो ये पर्सोनिफिकेशन उसने इसमें यूज़ की है। एंड नेक्स्ट आखिर में इसकी है टोन। टोन किस तरह की, टोन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो पहली 8 लाइन का ऑक्टेव है उसके अंदर पोइट बहुत ज़्यादा परेशान है और नेक्शियस है, और वो ठीक है, तो इस तरह की उसकी टोन है कि अब क्या बनेगा। लेकिन अगली जो 6 लाइन का सेस्टेट है उसमें जो उसकी टोन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, वो हैप्पी है अब कि गॉड बहुत बड़ा है, और इस लिहाज से वो कॉन्फिडेंट है कि गॉड उसे पनिश नहीं करेगा, बल्कि गॉड की स्टेट तो बहुत किंगली है और जो लोग सब्र करते हैं वो भी गॉड को सर्व करते हैं। तो यहाँ पर वो इसकी जो स्टेट जो टोन है वो होपफुल है, जबकि पिछली 8 लाइंस के अंदर ऑक्टेव के अंदर वो होपलेस थी। ठीक है, तो टोन कहते हैं लहजा, पोइम के अंदर किस तरह का लहजा पोइट ने यूज़ किया है, वो नाराज़ है, वो गुस्से में है, या वो कॉमिकल है यानी कि मज़ाहिया उसका मूड है। ठीक है, या वो हम कह सकते हैं इमोशनल उसकी टोन है कि इमोशनल वर्डिंग उसने यूज़ की है। तो वर्डिंग से हमें उसके टोन का पता लगता है। ठीक है, तो ये थी पोइम। और हम क्वेश्चन की अगर बात करें कि ये उसने पोइम क्यों लिखी, हम पढ़ चुके हैं कि वो उसने एक अपनी ज़िंदगी के इवेंट के बारे में लिखी, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि वो अंधा हो चुका था 1652 में, तो उसने ये पोइम लिखी। ठीक है, अपनी क्योंकि उसका जो टाइम चल रहा था वो टाइम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बैड टाइम चल रहा था, और ठीक है वो ये जस्टिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह हम मुश्किल वक़्त में भी कॉन्फिडेंट और सब्र का दामन थामे रख सकते हैं, तो इस बारे में भी उसने लिखा है। तो अपनी इसमें बेसिकली आपने लिखनी उसकी समरी है। ठीक है,
वो उसने घुमा कर क्वेश्चन पूछा, लेकिन हमने इसमें समरी इंक्लूड करनी है, क्योंकि समरी के अंदर इस बात का जवाब है कि उसने ये पोइम क्यों लिखी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बता देना बैकग्राउंड के बारे में कि वो अंधा हो चुका था इसलिए उसने लिखी, और समरी लिख देना, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। सो ये थी पोइम। अगर आपको उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है देन वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।